अस्सलाम वालेकुम जी। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ। इन्होंने सी एस एस में 2022 में पाकिस्तान में 17th पोजीशन हासिल की। पी एस पी ग्रुप में एलोकेशन इनको मिली है। हाल ही में इनको अपनी पोस्टिंग भी मिल चुकी है। पहली आई अज्यूम मिल चुकी होगी क्योंकि 2022 और 2025 का ये अरसा है। हाँ आसिफ, जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, टाइम निकालने के लिए। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान के एक थैंक यू। प्रेस्टिजियस सर्विस का हिस्सा बन चुके हैं। आपको अल्लाह ने नवाजा है, लोगों को सर्व करने के लिए चुना है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कैसा फील करते हैं सी एस एस को पास करने के बाद ऑन ड्यूटी होके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉट सर फॉर हैविंग मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। तो हम ये तो आपको पता है कि हम बहुत सारी दुनिया लगी हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे, तो हम भी बिल्कुल। उन्हीं की तरह लगे हुए थे। तो अल्लाह सही। का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई वाज एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विस सिंस माय चाइल्डहुड। तो अच्छा। अल्लाह का करम है, तो ऑब्वियसली अच्छा फील हो रहा है। सही, बेहतरीन। अच्छा आसिफ, सबसे पहले जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं मेरे इस प्लेटफॉर्म से, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में उनको बताएं, अपनी फैमिली के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन आपकी कैसे रही है। सी एस एस की जर्नी बाद में पूछूंगा, फिलहाल जो है ना अपना बैकग्राउंड बता दें। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सब सी एस एस पी एम एस एस्पिरेंट्स के लिए आपके टीचर की तरफ से एक बहुत ही कीमती गिफ्ट है। आपको 1 मिनट लगना है ये गिफ्ट हासिल करने में। गिफ्ट है क्या जी? सी एस एस के सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स और मोस्ट कॉमनली ऑप्टेड सब्जेक्ट्स, इनसे रिलेवेंट जो भी किताबें हैं, रीडिंग मटेरियल है, नोट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सब को एक गूगल ड्राइव के फोल्डर में कंपाइल किया गया है। मैंने कंपाइल किया है खुद। और याद रहे कि ये एक लिविंग फोल्डर है। टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाता है, मैगजीन्स ऐड किए जाते हैं, किताबें ऐड की जाती हैं, नोट्स ये ऐड किए जाते हैं। सो इस फोल्डर का एक्सेस आपको मिल सकता है। इस वीडियो को 1 मिनट आपने पॉज करना है और दो काम करने हैं, दो स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, आपने ये व्हाट्सएप नंबर सेव करना है। याद रहे जी, ये सेव करना है, और सेव करते वक्त आप इसको नाम दे सकते हैं सर गुलाम मुर्तज़ा डहर यूट्यूब चैनल, जैसे आपको याद रहे। और सेव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में इस व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस आप देख पाएँ। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो वो आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेज के ज़रिए आप तक पहुंच सके। ठीक है। स्टेप नंबर 2, आपने इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लिया। अब नेक्स्ट आपने इसी व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कोऑर्डिनेटर को टेक्स्ट करना है अपना नाम, और उसके साथ आपने लिखना है सी एस एस डेटा। आपका नाम आयशा है, अकरम है, कोई भी है, नाम के साथ सी एस एस डेटा, ये लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दें। और कुछ ही वक्त के बाद मेरा कोऑर्डिनेटर आपको इस फोल्डर का एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। सो पॉज द वीडियो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और ये दो स्टेप्स कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ें। कर लिया? वेरी गुड। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। माय नेम इज रायासिफ अहमद। आई एम फ्रॉम उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। So I have done law graduation and then LLM from Punjab University Lahore, and later on I also did my masters in political science from the same institute, the Punjab University of Lahore. तो मेरी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी सीएसएस की वो मैंने दी थी 2020 में, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा एसएफ का पेपर फेल हुआ। तो उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट मेरी थी 2022 में। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं एलोकेट हो गया अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। लोकेशन भी हुई और पाकिस्तान में 17th पोजीशन। और आपके प्रोविंस में कौन सी पोजीशन थी? यस, मेरी प्रोविंस में आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोविंशियल पोजीशन, अच्छा। चूंकि काफ़ी टाइम हो पंजाब गया। आई गेस देयर वाज टू पर्सन, जो दो लोग थे हमसे ऊपर जो दूसरे सूबों में से थे। एक केपीके की मैडम टॉपर थी, एक जो सिंध की मैडम टॉपर थी। उनके अलावा आई आई होप सो कि बाकी सब लोग जो थे मेरे ऊपर वो पंजाब के थे। सही। तो आई गेस 14 और 15 इन पंजाब। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले, जो भी एस्पिरेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और आप अपनी सी एस एस की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और बुक्स और रिसोर्सेज का बड़ा मसला होता है कि कहाँ से कैसे तैयार करें, आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, क्लास कोऑर्डिनेटर का है, उसको आप टेक्स्ट करें सी एस एस डेटा, वो आपको किताबों का एक्सेस प्रोवाइड कर देगा एक गूगल ड्राइव पे। वो लिविंग फोल्डर है, उसमें हम किताबें, मैगजीन्स आप लोगों के लिए अपडेट करते रहते हैं।
और जिनको पॉडकास्ट में शामिल करते हैं उनसे भी कुछ डेटा लेके वहाँ पे डाल देते हैं। सो आई होप आसिफ से भी कोई नोट्स वगैरह मिल जाते हैं आपके लिए, तो उस फोल्डर में हम ऐड करवा देंगे। सो क्लास कोऑर्डिनेटर को आपने जस्ट लिखना है CSS डेटा और अपना नाम, वो एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। अच्छा आसिफ, आसिफ बैक टू डिस्कशन। अब मुझे ये बताएं कि आपको अभी CSS पास किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, आप ड्यूटी भी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि CSS पास करने के बाद और CSS की सर्विस का हिस्सा बनने के बाद हाउ इज़ लाइफ, ज़िंदगी कैसी है, जैसे एक्सपेक्ट की जाती है वैसी है या कुछ डिफरेंट है? वैसे मेरा जो पर्स के बारे में है कि चार्म ऑब्वियसली हम सबको बहुत ज़्यादा होता है सिविल सर्विस का। हम सब इंस्पायर कर रहे होते हैं कि जैसे कोई फंडामेंटल चेंज होगा लाइफ में। तो सही। जो भी चीज़ फॉर द टाइम बीइंग आपको लग रही होती है बहुत बड़ी, जब आप उसका पार्ट बनते हैं तो वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ लगता है। तो इसी तरह CSS भी मेरा ख्याल ऐसे ही है कि हम जब CSM में भी इवन आए, उससे पहले भी लोग, क्योंकि जो एक्साइटमेंट का लेवल था हम्म। CSM में आने के बाद वो नहीं था। ठीक है, तो अब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई है, तो अब हमें ये दिस इज अवर नॉर्मल, अब हम सही। नॉर्मल फील लगती है। तो इसलिए हमें कोई बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हैज बीन वेरी अच्छा। काइंड, लेकिन दिस इज नाउ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो सही। मे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस में फील नहीं होता फॉर द टाइमिंग, क्योंकि हम उसमें होते हैं, मोमेंट में होते हैं। अच्छा, कोई इस तरह का एक्सपीरियंस कि आप कहीं पे दोस्तों के साथ बैठे हैं और किसी को पता नहीं है CSS ऑफिसर है और कहीं पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा हो खुद को, प्राउड मोमेंट हुई हो, इस तरह से होता है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसी तरह से फैसिनेट कर रहे होते हैं कि हम कहीं पे अपना तारुफ कराएंगे तो वो प्राउड मोमेंट होती है। मूवीज में मैंने देखा हुआ है काफी ऐसा होता हुआ, लेकिन हमारे साथ हुआ नहीं। हाँ। बाय चांस, नहीं, बाय करे चांस करें ही ना हुआ हमारे कभी साथ, क्योंकि आपको पता है कि सोशल, कभी इस तरह से करें, डिस्गाइज करके कहीं पे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं कि दोस्तों के साथ गैदरिंग में फिर इंट्रोडक्शन का सीन आ जाए। नहीं आई हमें मस्ट। तो जो हमारी हमारी दर सब होती है स्टार्ट में, जब हम NPA में जाते हैं ना, नेशनल पुलिस एकेडमी में, हम्म। तो हमारी स्टार्ट में एक होती है इनिशियल डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट। अच्छा। उसको कुछ लोग ना, एक उन्होंने ट्रेडिशनल नाम दिया हुआ, कच्ची यूटी उसको कहते हैं, फॉर टू अच्छा। वीक्स वी सही। आर सपोज टू गो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें हमने सिविल्स में जाना होता है। हमारी अटैचमेंट, जिस तरह अभी मैं यूटी में हूँ, यूटी की पोस्टिंग है मेरी बदीन डिस्ट्रिक्ट में, सिंध में, सही। उसी तरह ही उस टाइम मैं चकवाल में गया था, चकवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। तो अच्छा। तब हम सिविल्स में होते हैं, हम्म। हमारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं होता, हम 2 वीक्स वी आर सपोज टू स्टे इन द सेम डिस्ट्रिक्ट फॉर 2 वीक्स एंड हम्म। ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ पुलिस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द पुलिस। वहां ठीक है। पे ऑब्वियसली हमें लोगों को पता नहीं होता था, हम जाते थे, मिलते थे, तो इंट्रोड्यूस करवाते थे, मौका मिलता था इंट्रोड्यूस करने का। मजा तो आता ये था। मे भी उससे सही। रिलेट कर सके हम। अच्छा, आपकी अभी हाँ, काइंड ऑफ। पहली पोस्टिंग है तो इसका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है ग्राउंड लेवल पे? सर ये जो पोस्टिंग मेरी है अभी, प्रेजेंट पोस्टिंग जो है, ये है अंडर ट्रेनिंग पोस्टिंग। तो जो हमारी NPA में ट्रेनिंग होती है, नेशनल पुलिस एकेडमी में, वो हम्म। बहुत लंबी होती है, प्रॉबेबली द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इन फॉर एनी सर्विस। 18 मंथ्स की सिर्फ हमारी स्पेशलाइज ट्रेनिंग है। तो सही। ये जो अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, अंडर ट्रेनिंग अटैचमेंट पे हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एज वेल। तो ये सही। 21 वीक्स की हमारी ड्यूटी होती है, ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अच्छा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये, चूंकि हमारा पहला फील्ड का एक्सपोजर भी है, हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल काम भी दे दिए, हैंड ओवर कर दिए जाते हैं इसी ड्यूटी में। हम्म। तो although we are supposed to only carry on the things which were given by the, or tasks which were given by the NPA, लेकिन हम्म। हमें यहाँ पे जो हमारी प्रोविंशियल पुलिस होती है, जैसे मैं सिंध में हूँ, तो सिंध हम्म। पुलिस भी हमें नए टास्क देती है, हमें फील्ड का सही। एक्सपोजर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको पता है कि आइडियलिज्म और रियलिज्म का दो सेंटर स्टेज होती है, हमें भी वहाँ पे खड़े होते हैं। अकेडमी से ठीक। जब हम निकलते हैं तो काफी आइडियलिज्म होता है बंदे के माइंड में। तो अच्छा, अभी बस सीख रहे हैं, अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ पोस्टिंग है, से दिस इज पहले माय फोर्थ वीक। पोस्टिंग से पहले आप सिंध पहले आ चुके हैं या बस डायरेक्टली ऑफिसर बन के ही आए हैं सिंध? मैं हमें जब हमारी STP स्टार्ट होती है, उससे पहले हमने ज्वाइनिंग देनी होती है रिस्पेक्टिव प्रोविंस में, जिस हम्म। प्रोविंस में हमारी एलोकेशन होती है। तो मेरी चूंकि सिंध में पोस्टिंग हुई थी, तो मैं सिंध को पुलिस को ज्वाइन करने के लिए फॉर्मली हम सिंध में आए थे फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, 4 to 5 डेज। उसके सही। बाद हमारी एकेडमी की तरफ से, जो नेशनल पुलिस एकेडमी है, उनकी हम्म। तरफ से हमें CST पे लेके आया गया था, कंट्री स्टडी टूर पे। उसके हम्म। लिए हम 1 हफ्ते के लिए सिंध रहे थे, लेकिन नॉट द सिंध, बेसिकली हम तब रहे थे कराची में। सही। तो हमें कराची का एक्सपोजर था, लेकिन इंटीरियर सिंध का, दिस इज माय इंटीरियर फर्स्ट सिंध एवर का नहीं एक्सपोजर। था। ठीक। अच्छा, अब यस। CSS की जर्नी की तरफ आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी जो जर्नी है वो, आपने कहा बचपन से शौक था, लेकिन स्टार्ट तो कभी होता है ना कि ग्रेजुएशन आपने इस साल में की और तैयारी ऑल आउट स्टार्ट कर दी, तो कैसे आपने कब से तैयारी स्टार्ट की, जी और जी। ये कंक्लूजन जो है ना ऑफिसर बनने तक वाला सफ़र जो है उसको समराइज कर दें, और उसमें फिर आप चैलेंजेस भी बताएं कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, जर्नी प्लस चैलेंजेस।
जी जी जी। अच्छा, मेरा जर्नी जो थी, बेसिकली मैंने लॉ किया था, लॉ के फौरन बाद मैंने एलएलएम में एडमिशन ले लिया था। तो सही। मेरा जो जर्नी, जिसको मैं कहूंगा कि जिसको मैं जर्नी कह सकता हूँ, वो जर्नी मेरा, आपको पता है कुछ ना कुछ हम टच देते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो सही। सही जर्नी था मेरा, वो मैं कहूंगा 2019 में स्टार्ट हुआ था। 19 में मैंने फॉर्मली तैयारी स्टार्ट की थी, साथ साथ मेरे एलएलएम की डिग्री चल रही थी। तो उसके बाद 20 की अटेम्प्ट दी पहली, 20 के अटेम्प्ट दी, ऐसे फेल हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसे को एक्सक्लूड करके मेरे 689 स्कोर थे। तो ऐसे अगर मैं पास होता तो मेरे स्कोर 6709 बन गए थे। वो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग था, उससे पहले मैं सही। काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा था खुद को। तो सही। उसके बाद इमीडिएटली फिर कोरोना का टाइम आ गया, उसकी वजह से मैंने फॉरेन टाइम नहीं दी, कुछ सही। मेरा माइंड भी नहीं था ऑब्वियसली। तो सेकंड टाइम दी। चैलेंजेस जो थे वो काफी ज्यादा थे मेरे ख्याल से। एक तो मेरे दो भाई और भी सर्विस में, सिविल सर्विस में। एक मेरे हम्म। भाई 49 कॉमन से हैं, वो आईआरएस में है। एक मेरे भाई 40 कॉमन से हैं, वो ओएमजी में। तो जो मेरे भाई 40 कॉमन से हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं जी। सीएसएस को काफी देर से, जी। यासिर फराज। यासिर फराज साहब, तो वो तो प्रॉब्लम ये मोहसिन है हुई कि हमारे, अब हमारे हमें था सलाम दीजिएगा उन्हें। जरूर दूंगा। तो प्रॉब्लम अब ये हुई कि लोग समझते हैं कि हमारे घर में जो कोई पढ़ रहे हैं, हमारे घर में लोग सीएसएस कर रहे हैं, तो हमें तैयारी की जरूरत नहीं है। मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की सीएसएस के लिए। हम्म। ठीक है। लेकिन हर बंदे का तैयारी का स्टाइल डिफरेंट होता है। सर यासिर का और था, मेरे जो भाई दूसरे भाई रहे हमजा, उनका तैयारी का तरीका बिल्कुल और था, मेरा बिल्कुल और था। तो बिल्कुल। चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए हैं, काफी मिसगाइड हुए स्टार्ट में, पता नहीं था बुक्स कौन सी कंसल्ट करनी है, नोट्स कौन से पढ़ने हैं, डेटा कौन सा अच्छा है, न्यूज़पेपर को कितना वेटेज देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, पंजाबी रख के बैठ गया है, उसकी समझ नहीं आ रही थी क्या करें इसका। तो वो चूंकि मेंटोर्स नहीं थे उस तरह से, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें मिले भी नहीं। हमें वैल्यूएशन के लिए कोशिश की डिफरेंट लोगों से, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी जो मिलनी चाहिए। ये चैलेंजेस प्रॉब्लली सबको फेस करने पड़ते हैं, मुझे भी फेस करने पड़े। सही। सही। प्रॉपर स्ट्रेटजी, मेंटोर्स, एक ये भी चैलेंज होगा ना, आप डिग्री भी साथ कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। ये भी आपने पहली किया। अटेम्प्ट में वो चैलेंज था। सेकंड अटेम्प्ट में जॉब भी कर रहा था बाय द वे, तो जॉब का भी एक पैरेलल साथ साथ चल रहा था, टाइम काफी ज्यादा ले बेहतरीन, जाती थी। बेहतरीन। ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी। आप जब भी सीएसएस की तैयारी करें, ऑल आउट तैयारी ना करें। आप अपनी डिग्री भी कंटिन्यू रखें, आप जॉब भी करते रहें, उसके साथ साथ तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम है, अनसर्टेनिटी है। ना हो तो फिर, तो जो आसिफ की यस स्ट्रैटेजी है, आई यस यस रिकमेंड यस, ये प्लान इसी बी तरह इज की। द मस्ट। हाँ। प्लान बी साथ साथ यस लेके यस चलें। यस, ऐसा ना हो कि प्लान बी इज प्लान मस्ट। ए जो है वो जब फिनिश लाइन पे पहुंचे फिर पीछे मुड़ के देखें, तो वो फिर बड़ा लंबा सफर। नेवर पुट ऑल दैट्स इन वन हाँ। बास्केट। कभी भी एक चीज पे ना भागे, अल्लाह ना एग्जैक्टली, करे कुछ भी एग्जैक्टली। होते और ये तो। आपने बड़ा स्मार्ट खेला है, और इसमें हो सकता है आपके भाइयों ने भी ये गाइड किया होगा, मशवरा, इन्होंने एडवाइस दी होगी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बिल्कुल हाँ। किया। अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे। सो चैलेंजेस भी हमने देख लिया, और जैसे आपने कहा कि उनके टाइम में स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रही होगी, किताबें, मेंटोर्स, और बाद में जी जी ईयर्स जैसे जी। गुजरते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मसलन पहले इंटरनेट नहीं था, लोग सिर्फ लाइब्रेरी और किताबों को रेफर करते थे, फिर इंटरनेट का ज़माना आया, बिल्कुल ऐसे। इंटरनेट फॉरम्स। अभी एआई का भी यूज़ जो बंदे बंदे कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल मुझे ये बताएं बिल्कुल। कि कुछ टीचर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये मानते हैं कि इस एग्ज़ाम में लक भी एक मेजर फैक्टर है। मेजर फैक्टर कुछ ये मानते हैं कि है ही लक, वो उनको तो मैं उनके ओपिनियन को फिलहाल साइड पे रख रहा हूँ। कुछ टीचर्स हैं जो ये कहते हैं कि लक मेजर रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। लेकिन आपकी जर्नी में आपके दो भाइयों ने भी पास कर लिया, फिर आपने भी कर लिया, यानी तीन इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स पास कर लेते हैं। तो आपको कोई सीक्रेट फार्मूला या स्ट्रैटेजी मिल गई जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, और उनको आप चाहेंगे कि शेयर करना, किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? आप अपनी जर्नी से बताएं कि ऐसा क्या है कि तीनों भाइयों ने सीएसएस एग्जाम क्रैक कर लिया। ये वैसे ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि लक फैक्टर बहुत ज्यादा है। मैं भी इससे संभव अग्री करता हूँ। हम्म। लेकिन फिर जब लोग कहते हैं कि एक ही घर में तीन लोग कर रहे हैं, तो लक फैक्टर तो ना हुआ ना, कुछ और हुआ। कोई यस। वो याद वाली बात नहीं, कुछ तो कुछ पता नहीं क्या खास कोई चीज होती होगी। सीक्रेट तो मेरे है। ख्याल से, मेरा पर्सनल व्यू है, ऑब्वियसली ये माना जाता है अक्सर। हम्म। मेरा पर्सनल व्यू ये है जी, इसके बारे में मैं गलत भी हो सकता हूँ ऑब्वियसली, मेरा बिल्कुल पर्सनल व्यू है कि देखें, लक फैक्टर मैटर करता है। पहली बात है कि सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में सारे इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, आई मीन देखिए ना, फिल्टर लगा रहे हैं, वो एक सो कॉल्ड फिल्टर है, जो ये एक एंटी टेस्ट के तौर पे ले रहे हैं, जो एक टेस्ट लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, वो फिल्टर है, लेकिन सो कॉल्ड फिल्टर है अभी तक तो। हम्म। उसके बावजूद 18,000 के राउंड अबाउट लोग पेपर दे रहे हैं। इतने ज्यादा बंदों के जब सब्जेक्टिव पेपर चेक होंगे, तो अनफेयर ट्रीटमेंट कई लोगों के साथ होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू चेक दिस नंबर ऑफ पेपर्स, मतलब इतने बिल्कुल। ज्यादा पेपर चेक करना एक बंदे के लिए हम्म। नियरली इम्पॉसिबल है, और हमें पता भी नहीं है कौन चेक करता है कौन नहीं करता। हम्म। तो मैंने देखा है, मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले लोग
अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। मैं कई लोगों को अपने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस समझता हूँ, उनका नहीं हुआ। हम्म। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है, मैं वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन हम्म। जो लक फैक्टर है मेरे ख्याल से आप सही तरह से प्लान करके चलें हम्म। तो आप अपने फेलियर के चांसेस को बहुत हद तक मिनिमाइज करते हैं। देखिए, हम्म। आपने पहला आपका प्रॉब्लम है कि फेल नहीं होना आपने। ठीक है, आप सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे, लोग हैं नहीं वो टू द पॉइंट नोट्स पकड़ के तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर एक पिक एंड चूज करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आ रहे हैं वो तैयार करना शुरू कर देंगे। वो थोड़ा सा सिलेबस से पेपर और निकालेगा किसी और जगह से जहां से नॉर्मली नहीं आता, लोगों को लगेगा कि आउट ऑफ टर्न पेपर आ गया। तो ये चीजें हैं जो आपके लक फैक्टर जहाँ पे लोग इन्वोक कर लेते हैं। तो पहले लक फैक्टर को बाद में इन्वोक करें, पहले जो अपना वो जो सारा काइंड ऑफ अपना सेफ प्ले तो करें ना, एटलीस्ट सिलेबस कवर करें, पास पेपर्स को कवर करें, सिलेबस को मिस ना करें ऑब्वियसली। ये मेरे ख्याल से ये चीजें ऐसी हैं। और बड़ा फेल नहीं चले, इंग्लिश के साथ भी आपने चलना है तो देखें, कुछ तो बेस है ना जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ग्रामर की गलती वो क्राइम है। ठीक है, जो आइडियाज आपको कहे जाते हैं, मुझे कुछ और ऐसे लिखने को बोला गया, मैंने इंटायरली कुछ और आइडिया लिख के दे दिया, वो तो मेरी गलती है ना, फिर वो एग्जामिनर की गलती नहीं है। हम्म। ये चीजें आपका फेलियर के चांसेस को काफी हद तक मिनिमाइज करती हैं। उसके बाद अल्लाह की मर्जी होती है हर चीज के लिए, जाहिर है अल्लाह की हम्म। मर्जी के बगैर कुछ भी यानी मुमकिन नहीं है। आपकी जो दुआ करें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह जो जिसको आपका जैसी मर्जी। सीक्रेट है वो ये है कि अंग्रेज़ी पे ग्रामर पे गलती की माफ़ी नहीं है, सिलेबस को जो एज इट इज़ तैयार करें और जो भी बॉक्सेस हैं वो टिक करने चाहिए। और यही स्ट्रैटेजी आपके भाइयों ने, आप समझते हैं, फॉलो की और आपने यस, फॉलो की और ये हो गया। अच्छा, ये मैं लक की इसलिए बात कर रहा बिल्कुल था क्योंकि मैं बिल्कुल। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसे काबिल स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि मैं उनको कंपलसरी सब्जेक्ट्स जी जी पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऑप्शनल्स में उन्होंने क्या क्या ऑप्ट किया है। और जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो बच्चे जो जी जी। बिल्कुल लगता है कि शायद हो शायद ना हो, उनके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको एज मिल जाता है। और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है ओके। कंपलसरीज में, किसी एक ऑप्शनल की वजह से वो बच्चा रह जाता है, तो इस फैक्टर को देखते हुए हमें ये लगता है कि ये वाला जो फैक्टर है ना, ये फिर वो लक वाला गेम जो है वो उसके बास्केट में आ गया और वो बंदा जो है वो स्टूडेंट्स पास कर लेता है। तो ये इस पे तो आपका कंट्रोल यस नहीं है, यस आपका यस यस। कंट्रोल है आपकी तैयारी पे। जो आसिफ ने कहा है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें, बिल्कुल ऐसे। बाकी जो है वो लक फैक्टर आपकी फेवर में आ सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि आपने पहले अटेम्प्ट में ऐसे का पेपर फेल किया। ऐसे को पढ़ाने की या ऐसे को तैयार करने की हर एक टीचर की या स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना, टीचर की गाइडेंस के बगैर भी उनका ऐसे पास हो जाता है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं 5 स्टेजेस में बच्चों को काम करवाता हूँ। वर्ड्स के ऊपर काम करवाया, फिर सेंटेंसेस के ऊपर, फिर ऐसे के पैराग्राफिंग के ऊपर, फिर ऐसे के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके बाद कंटेंट के ऊपर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बगैर मेंटोरशिप के, बगैर टीचर्स के पहले ही अटेम्प्ट में ऐसे पास कर लेते हैं। आपके केस में आपका पहले अटेम्प्ट में ऐसे फेल हुआ, फिर आपने पास कर लिया। आपके नज़दीक आपने क्या ऐसा चेंज किया जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप शायद मिस कर रहे थे और सेकंड अटेम्प्ट में आपने उन चीज़ों पे काम किया? आप अपने एक्सपीरियंस से क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि इस पेपर को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, मेरा पहली जो अटेम्प्ट का रिजल्ट आया मेरा ऐसे फेल था। मैंने पहले भी बताया, मेरा स्कोर मेरे लिए बहुत अच्छा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे प्रॉबेबली ऐसे के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बोला गया, जो सीनियर्स थे, जो वेल विशर्स भी थे, फैमिली के लोग भी थे जो पहले कर गए थे, कि ऐसे को फोकस करते करते दोबारा पे स्कोर नहीं खराब करने, उनको हम्म। भी बैलेंस करना है साथ साथ। ठीक है, उनको भी कम से कम कैरी जरूर करें। प्रॉब्लम ये, मैंने एक तो ऐसे पे फोकस वैसे ही बहुत ज्यादा किया। किसी को कभी अपने फेलियर का ब्लेम नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा जो पहले ऐसे था पहला, वो मैंने किसी मेंटोर को चेक भी करवाया हुआ था। उन्होंने मेरा ऐसे बड़ा हाई रेट किया हुआ था, वो पेपर में एक्सीडेंटली वही ऐसे आ गया जो मैंने चेक करवाया हुआ था, जो बहुत हाई रेट हुआ हुआ था। तो मैंने आंखें बंद करके मैंने वो ऐसे लिखा, मैंने कहा ये तो बस ऊपर से कुछ इशारा आ गया है कि मैंने लिखा हुआ है, मैंने तैयारी की हुई है, मैंने चेक भी करवाया हुआ है, मुझे बोला भी गया कि आसिफ आपका ऐसे तो पास है, मसला ही नहीं है। तो वही मैंने ऐसे पेपर में लिख दिया। सही। हालांकि मुझे समझाया गया था ऐसे में जाने से पहले कि कभी भी अगर कुछ लोग होते हैं आर्गुमेंटेटिव, ऐसे में बहुत, ये लिटरेरी एसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है उनका, तो उनका फोटे होता है, उनको जरूर वो जाना चाहिए, वो अच्छे स्कोर भी लेते हैं। मेरा फोटे नहीं था वो। ठीक है, मैंने वो आर्गुमेंट्स वाला ऐसे उठाया, वो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स, आई गेस इस तरह कुछ था, या कुछ भी था लिटरेरी, मैं थोड़ा सा उसमें हुआ हूँ। तो खैर वो मेरा फोटे नहीं था, मैंने वैसे अटेम्प्ट किया, उसी कॉन्फिडेंस में अटेम्प्ट किया जो मैंने आपको बताया है। बड़े वेल रिप्यूटेड मेंटोर है, उनसे मैंने चेक करवाया हुआ था। वो नहीं हुआ मेरा, अनफॉर्चुनेटली। फिर जब सेकंड ऐसे आया तो मैंने किसी मेंटोर को ज्वाइन नहीं किया। मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ, आपके पास जरूर मेंटोर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, अगर आपको अच्छा मिले तो। ठीक है, मैं सही बताऊं तो मेरी जॉब थी,
मैं बहुत बिजी होता था। मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जो सिर्फ ना मुझे ऑनलाइन नहीं कुछ मिले, या ऑनलाइन भी ऑब्वियसली नहीं, मेरी फोन पे बात हो जाए, मेरे ऐसे चेक करते हैं। मैं भी काफी जो अच्छे टीचर्स हैं उनके लिए ये कंपैटिबल भी नहीं था। तो मेरे अपने मेजोरिटी बैचमेट्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे, उनके मेंटोर्स भी थे, उन्होंने तैयारी की, निकले। मुझे प्रॉब्लम ये आया था जॉब वाला, टाइम कंस्ट्रेंट्स, मेरे पास दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के लिए होते थे। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एसएस की अटेम्प्ट तैयारी बहुत की। मैंने थीम्स शॉर्टलिस्ट किए 12 से 15, उन थीम्स की तैयारी की, उन पर डेटा इकट्ठा किया। हम दो चार दोस्त थे, हम एक दूसरे को चेक करवाते थे। तो हम्म। वो जो मुझे शिकायत होती थी मेंटोर से कि वो ऐसे पढ़ते नहीं है, वो मेरे दोस्तों की तरफ से मेरी शिकायत में भी खत्म होगी, कंप्लेन। क्योंकि कम से कम वो एक अच्छी थॉरो रीड देते थे। ठीक है, हम्म। तो बेसिक जो गलतियां कुछ ना कुछ थी वो पॉइंट आउट करते थे। तो फिर लास्ट तक मेरे माइंड में था। आखिर में आके मैंने कोशिश की है, मुझे पेपर में जाने से एक दिन पहले बोला गया कि ऐसे की तैयारी सारी एक तरफ है, आपने जब पेपर में जाके बैठ रहे हैं तो जो ऐसे आपने चूज करना है वो एक तरफ है। वो एक गलती आपकी सारी तैयारी को मिनिमाइज कर देगी। तो एग्जैक्टली। मैंने जब पेपर अटेम्प्ट किया, मैंने पहले एक और ऐसे चूज करने की कोशिश की, उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश की जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट किया हुआ था, मेरे से अच्छी नहीं बनी। फिर मुझे लगा एक और ऐसे है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड था, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। वो मैंने ऑप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हो गया, पास हो गया। 40 बेहतरीन। आए बाय द वे, लेकिन पास हो बेहतरीन। गया। अच्छा, यानी सेकंड आपके अटैम्प्ट में आपकी ऐसे में जो तैयारी का शिफ्ट था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखने हैं और दोस्तों से एक दूसरे से चेक करवाना है, और उनका फीडबैक जो है वो आपके ज्यादा लिए यस, मैटर करता था। यस। अच्छा, तो वो टॉपिक्स भी मैक्सिमम कवर कर। सारे ग्रुप में जो सारे दोस्त थे उन सबका पास हो गया, या फिर चंद का रह गया, चंद का एक पास हो गया? एक का स्ट्रैटेजी पीएमएस सबको पास काम हुआ आई। था वो। एक का पीएमएस पास हुआ था, मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले थे। उनके उन्होंने बड़ा गाइड किया मुझे। वो सही। पाकिस्तान छोड़ के, पीएमएस में उनकी एलोकेशन नहीं हुई, डे स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान छोड़ गया। ओहो। दूसरे जो थे उनका अभी 52nd कॉमेंट में आके एलोकेशन हुई है। तो सही। मेरी उस साल सिर्फ मेरी हुई थी। बेहतरीन। अच्छा, आप तो जरूरी नहीं है सारे पास आपने हो। देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, पीएसपी ग्रुप की तरफ। जो टॉपर्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी बैच में भी कश्मीर, सिंध, कैपीके के जो हैं वो टॉपर्स पीएसपी ग्रुप की तरफ आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये शिफ्ट क्यों आया है? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है, जो मैंने इनिशियली, आपको ऑब्वियसली नहीं पता होता जब आप रिजल्ट देखते हैं। हम्म। तो जब मैंने इसमें आके देखा, मेरी फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विस थी। तो मुझे तो, मेरे पास तो अपनी रीजन होंगी ना मेरी चॉइस होने की। फॉर एग्जांपल, मेरा लॉ का बैकग्राउंड था, मेरा कुछ एक एस्पिरेशन होती है ना बचपन से, कि आपको लगता है कि जो आपका शौक होता है वही आपका प्रोफेशन बने, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपको कम से सही। कम जॉब जॉब नहीं लगती। मल्टीपल रीजन होंगी मेरे पास। उनकी रीजन ऑब्वियसली मुझे नहीं पता थे। ठीक है, जब बैचमेट से हमने बात हुई ट्रेनिंग की होगी इकट्ठे सारी, उस तो हिसाब से। ऑब्वियसली आप उनको भी देखते हैं। यस, तो सबकी काफी लोगों की रीजन डिफरेंट थी। कुछ लोगों को एक शिफ्ट आया सिक्योरिटी सर्विसेज में। सिक्योरिटी सर्विसेज ऑब्वियसली आप देखें ना, लॉ इन्फोर्समेंट का बड़ा रोल है पाकिस्तान में। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली रोल खत्म नहीं हो रहा। हम्म। अभी हमें भी बड़े, अभी भी बड़े चैलेंजेस है सिक्योरिटी से पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। तो लोगों का एक नेचुरल टिल्ट था, उनको इंटरेस्ट था सिक्योरिटी सिचुएशन में। एक ये चीज भी ऐसी है जो इंटरेस्टिंग होती है फॉर द टाइम में, आपको देखने में भी लगती है आपको। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों का बड़ा पैशन था। कुछ लोगों का ये भी था, उनके व्यूज ये थे कि जो दुनिया अभी सिविल सर्विस भी, बाकी चीजें भी सारी हम्म। स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। आपने आईएमएफ की कंडीशंस भी देखी होंगी। उनका भी जोर यही है कि स्पेशल जो लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको लेके आए। उनको ले जो गए। स्पेसिफिक टू जॉब पीपल है उनको लेके आए। तो उनका दूसरा, कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये चूंकि एक सर्विस है, इसमें स्पेशलाइज करना आसान है, इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना आसान है, तो इसमें हम अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल रीजन की वजह से लोग फिर इसी की तरफ आए। सही। अच्छा, पेपर्स की तरफ आते हैं। जीके के पेपर्स में आपका बड़ा डिसेंट स्कोर है, 153। तो इनको लेके अगर कोई बच्चा प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहे तो आपके नज़दीक क्या स्ट्रैटेजी है? करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, आप दोनों अटैम्प्ट्स को अपने उनको कंसिडर करके फिर गाइड कर दे स्टूडेंट्स को। देखिए, जीके में मेरा आई गेस पहले अटेम्प्ट में भी बहुत बुरा स्कोर नहीं था, उसमें भी अच्छा था, इसमें भी अच्छा स्कोर आया है मेरे। अब देखें, एक मेरी बहुत बड़ी वीकनेस भी है जो आपने मे बी मेरे डीएमसी से आइडेंटिफाई नहीं की होगी। वो है मैथमेटिक्स। मैथ्स मेरी बहुत बुरी है, मुझे फोबिया मैथ का। नहीं, इसमें ठीक सिक्सटी है, सिक्स तो स्कोर है आपका, इसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मैंने अभी देखा है, तो सही है। वो मैं इंटरेस्टिंग आपको, नहीं, मैं आपको हाँ। इंटरेस्टिंग बताने लगा हूँ कि इसमें मैंने 20 मार्क्स का मैथ का क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक। हम्म। मैंने यानी 20 मार्क्स ये के सारा मैथ स्कोर तीन है। साइंस से है। यस। तो उसमें दो तीन चीजें हैं सर, देखें, एक तो ये है कि हमारा जो था
करंट अफेयर्स मैं एक पहले अटेम्प्ट में मुझे बहुत ऑब्सेशन होती थी न्यूज़पेपर से। हम्म। मैं न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ता था। उससे मेरा टाइम सही। भी बहुत वेस्ट किया, 3 3 घंटे लगे रहना न्यूज़पेपर को। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने शिफ्ट किया, मेरी जॉब चल रही थी, टाइम भी थोड़ा होता था, तो हम्म। मैंने शिफ्ट ये किया कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैंने सारे एग्जाम से 2 महीने पहले ही तैयार किए। मैं हेडिंग्स तो नजर लगाता था, कुछ ना कुछ देखता रहता था न्यूज़पेपर से, लेकिन उसको बहुत टाइम नहीं देता था। तो सही। लास्ट पे आके मैंने शॉर्टलिस्ट किए टॉपिक्स, ये 20 टॉपिक्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, इनको मैंने तैयार करना है। उन्हीं का डेटा इकट्ठा किया, उन्हीं को अच्छे से पढ़ा। करंट अफेयर्स इस तरह से हो गया। एमसीक्यूज ऑब्वियसली हमें मैगजीन्स में मिल जाते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के कुछ वेबसाइट्स भी पड़ी हुई हैं, पाक एमसीक्यूज टाइप, वहां से भी मिल जाते हैं, तो एमसीक्यूज वगैरह वहां से देख लिए। जो जनरल साइंस थी उसके मैंने नोट्स बनाए इंटरेस्टिंगली, तो मेरे लिए सरदर्द तो बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि अच्छी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। सही। तो मैंने कहा चलो एक प्रिसाइज फॉर्म में मेरे पास चीजें आ जाएंगी। ये सारा जनरल साइंस का स्कोर जो है ये सिर्फ थ्योरी का है, ये मैथ्स का नहीं है। सही। मुझे करना चाहिए था मैथ भी था, लेकिन मैंने नहीं किया। थर्डली देयर इज पाकिस्तान अफेयर्स, तो वो आपको पता है, वो आपका जो लक फैक्टर आप जिसको भी बोल रहे हैं ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसको भी इसी तरह ही मैंने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स मिक्स होते रहते हैं, तो वो भी मिलजुल के ठीक। थे। आज कुछ हिस्ट्री की किताबें भी पढ़ ली था। बेहतरीन। अच्छा, मुझे अब आप रिकॉल कर पाए पेपर प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह हुआ करती थी? किसी भी स्टूडेंट को अगर आप रिकमेंड करें इन इन चीज़ों पे ख्याल करें, तो वो क्या एरियाज हैं जिन पे आप ख्याल करते थे पेपर अटेम्प्ट करते वक्त? देखिए पेपर एक तो मैंने रखा था पहले अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में, मेरा कांस्टेंट था, वो था कि पेपर की लेंथ मैंने कितनी रखनी है। हम्म। ऐसे मेरा स्टैंडर्ड था, जो मैंने प्रैक्टिस की, बार बार मैंने सीखा। तो जो हम्म। मैं चाह रहा था मैं पेपर में जाके गलती ना करूं, वो थी ऐसे की लेंथ। वो मैंने 16 पैराग्राफ वाज माय कंफर्ट जोन। मैंने सोचा कि इससे ज्यादा मैं लिखूंगा तो या तो मेरे आइडियाज खराब होंगे या मेरी राइटिंग खराब होगी, कुछ ना कुछ जरूर खराब होगा। ब्रेन का टाइम भी ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है। 16 पैराग्राफ का मेरा, जब मैंने मल्टीपल ऐसे चेक किया तो मुझे लगा इससे ज्यादा लेंथ नहीं होगी। पेपर में भी मैंने वही फॉलो किया। ठीक है, सही। बाकी आगे दूसरे पेपर, वहां पे भी लेंथ का फैक्टर, प्रेजेंटेशन और लेंथ, चूंकि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ज्यादा लिखना कई लोगों को बहुत आसान लगता है, मुझे मुश्किल लगता है। तो मेरे पास सीएसएस की शीट्स आपको पता होगा कि वो लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू ये वाली शीट्स, आई गेस 29 लाइंस होती हैं 29 इसके बिल्कुल। राउंड अबाउट। तो सीएस 29 होती हैं। तो उसके लिए पहले अटेम्प्ट में मेरे पास स्केल छोटा होता था साइड मार्जिन लगाने के लिए। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने स्पेशल स्केल मंगवाया बड़े वाला। मैं अगर टाइम ना जाया हो, एक ही दफा ऊपर नीचे लगा के आए। तो जो थी 6 साइड्स थी शीट्स और 6 साइड्स, इससे ज्यादा मेरा कोई क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं गया। पंजाबी में इससे भी कम थे। पंजाबी में चूंकि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपके थ्योरी में, पंजाबी में इससे भी कम थे। सिक्स अच्छा। साइड से ज्यादा मेरा किसी पेपर में कोई सवाल भी इससे ऊपर नहीं गया, और इससे कम भी नहीं हुआ। ये मेरी वो स्टैंडर्ड लेंथ थी। कोई सवाल को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दूं, किसी को कम इंपॉर्टेंस ना दूं, सबका स्कोर इक्वल है, सबको जस्टिफाई करूं। इसमें मैं रिजनेबली मैनेज भी कर लेता था, मेरी राइटिंग स्पेस मैच भी होती थी, मुझे ब्रेन का टाइम भी मिल जाता था। मैंने इससे ज्यादा रिस्क नहीं लिया। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है, स्कोर तो हेडिंग मेरा के ही लिए निकल रहा है। मार्कर्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे या जस्ट नॉर्मल पेन? किया था टू हम्म। टू मार्कर्स, ब्लू फॉर मेन हेडिंग्स एंड ब्लैक फॉर सब हेडिंग्स। ये मैंने सही। किया हुआ है। पेपर के लिए मेरी कोशिश थी अच्छा पेन भी यूज करूं, जो आप सब लोग करते हैं, कोई जेल पेन यूज करते हैं, मैं पॉइंटर से कंफर्टेबल था, मैंने उससे किया। चीजें मैंने सब फॉलो की, जैसा डरा सही। हुआ कैंडिडेट कोई भी जो फॉलो जो करता सब है। करते हैं अक्सर। अच्छा, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मैंने आपसे ऐसे के जो सब बारे में करते पूछ हैं। लिया, जीके के पेपर्स के बारे में पूछ लिया, अब रह जाता है इंग्लिश का पेपर और इस्लामियात का। इनके लिए क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए? इंग्लिश प्रेसी की बात करें, पर्सी की बात कर रहा हूँ। प्रेसी है, प्रेसी प्रेसी के देखें, ग्रामर्स मार्केट में अच्छी अवेलेबल हैं काफी सारी। तो मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो पब्लिसिटी लगेगी ग्रामर्स की। लेकिन ब्रश अप और इंग्लिश भी मैंने ली हुई थी, एक और भी मैंने ली हुई थी। तो वो मैंने ग्रामर्स पढ़ी। मेरे ख्याल से मेरा बाद में कंक्लूजन निकला पेपर के बाद कि ग्रामर कौन सी है ये मैटर नहीं करती। ठीक है, चूंकि मोस्टली ग्रामर्स पे 19 20 का फर्क होता है, चीजें वही लिखी होती हैं। हम्म। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अच्छी किताब को ढूंढ रहे होते हैं और किताब पढ़ते नहीं है। मेरे बिल्कुल। पास अब हर सीएसएस एस्पिरेंट के पास, मेरे पास भी 10 10 किताबें पढ़ी थी ग्रामर भी, मैंने पढ़ी नहीं थी। और पढ़ते एक भी नहीं है फिर मैंने स्टूडेंट्स। पढ़नी शुरू की, मुझे लगा एक ग्रामर ही इनफ है, मैं उसको मैं बार बार पढ़ लूं तो वो भी एग्जैक्टली। इनफ होगी। चीजें तो वो एग्जैक्टली। है ना जो मुझे आनी चाहिए। ठीक है, वोकेबलरी का इशू आता है लोगों को, वो जीआरए की लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैंने भी पढ़नी शुरू की। मेरे कुछ दोस्तों ने पूरी भी क्रैम की, मेरे से पूरी क्रैम नहीं हुई। मेरे से जितनी हुई मैंने वो कर ली। न्यूज़पेपर से कुछ वोकेबलरी आती थी, इडियम्स मैंने तैयार किए, रीजनेबल लिमिट थी कुछ 700 800।
लोग 2000 भी कर रहे थे, मेरे से नहीं हुए इतने ज्यादा। मुझे सही। लगा जो चीजें रैशनल हैं, जो मैं रिवाइज कर सकता हूँ, जो बार बार पढ़ सकता हूँ, मुझे वो सही। करना चाहिए। जो ठीक है, डूएबल तो है। ग्रामर और ये चीजें मैंने इस तरह तैयार की। यस। और बाकी इस्लामियात आप पूछ रहे हैं, इस्लामियात का ये था कि मेरे पास 2 बुक्स थी डिफरेंट ऑथर्स की, तो मैंने वो एक जगह पे रखी। कुछ डेटा मैंने ऑनलाइन निकाला, मैंने उसके नोट्स बनाए। तो मैंने, मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है सीएसएस में ये अच्छी चीज समझे बुरी समझे, हर किसी की अपनी तैयारी का तरीका, उसको वही करना चाहिए। लेकिन मुझे, मैं नोट से कंफर्टेबल होता हूँ, मेरे पास एक प्रिसाइज चीज पड़ी होती है, मैं उससे पढ़ के पेपर दे देता हूँ। तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए, उसमें वर्सेस भी डाली, उसमें कुछ चीजें भी डाली, तो वो मुझे उसने पे किया अल्टीमेटली। ठीक हो गया। अच्छा आसिफ, नोट्स हमारी इन शॉर्ट। सोसाइटी में या दुनिया में एक रूल है, चेंज के साथ चलना पड़ता है। जैसे हमने स्टार्ट में बात की, अ, कुछ सालों पहले, कुछ डिकेड्स पहले इंटरनेट जब नहीं था तो लाइब्रेरीज और किताबें सोर्स थी तैयारी का। उसके बाद इंटरनेट आया तो जो लोग इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ कर रहे थे वो बाकियों से मुकाबले में आगे थे। आज की डेट में मैं सिर्फ नहीं कह रहा कि दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि एआई का इस्तेमाल ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। चाइना ने अपनी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना दिया है, अमेरिका ने अभी एजुकेशन सिस्टम एआई को सीखना। और सीएसएस की तैयारी में भी बच्चे जो एआई का इस्तेमाल प्रॉपर करेंगे वो मुझे लगता है कि वो सब बाकियों से आगे होंगे। मैंने तो अपने सारे कोर्सेज में इंक्लूड कर दिया है। ऐसे पढ़ा रहे हैं तो उसमें एआई का मॉड्यूल है, करंट और पाकिस्तान अफेयर्स एआई का मॉड्यूल है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी सर्विस में हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे आपकी जो भी ट्रेनिंग हो रही है इसमें एआई का यूज़ समझाया या सिखाया या उस पर फोकस करवाया जा रहा है या नहीं? हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस नहीं है पे किया गया, करना चाहिए था। क्योंकि आप देखें, और आप आपका क्या करना लगता चाहिए है, अब ऑब्वियसली। आपसे भी तैयारी कुछ की अब बात करें, अगर हम सीएसएस हाँ। की तैयारी की बात करें। हम्म। आपसे भी सॉरी, आप जो आपकी आवाज जो स्टार्ट हुई, आप काइंडली रिपीट करेंगे, आप अभी क्या बोला? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अभी इमीडिएट जो आपके जूनियर्स होंगे जो खानदान में या दोस्तों के छोटे भाई जो तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, वो पूछते होंगे एआई का यूज़ करें ना करें, आपका इस पे क्या टेक है? आप खुद भी शायद यूज़ करते हो, तो आप क्या समझते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है यहाँ पे। आसिफ, अभी अभी आपकी आवाज मुझे थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हुई है, काइंडली दोबारा रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि एआई के यूज़ को लेके आपका क्या टेक है? जूनियर्स को आप रिकमेंड करते हैं, सीएसएस एस्पिरेंट्स को जो आपसे पूछते हो कि इसको तैयारी में यूज़ करें ना करें, आपका क्या टेक है इसको लेके? मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। देखें, तैयारी वो है जो कन्वीनियंट हो आपके लिए। ठीक है, अपनी सही। तैयारी को जितना स्मार्टली आप चला सकें, आपके लिए उतना बेहतर है। मेरा ख्याल है, ये एग्जैक्टली। मेरा पर्सनल व्यूज है। एग्जैक्टली। देखें, अभी फॉर एग्जांपल एआई को, जो हम सबसे ऊपर जिसको रेट करते हैं, चैट जीपीटी ऑब्वियसली, हमने डिफरेंट जगह पे उसका यूज किया, क्योंकि हमारे इंटरव्यू के फेज में उसका इंट्रोडक्शन आया था, इंटरव्यू में हम्म। सबने यूज की। ठीक है, उसका भी सही। पेड वेरिएंट्स आए, वो उससे बहुत बेहतर थे। अभी उसका वो डीप सर्च वाला भी आ गया हम्म। है, बहुत अच्छी चीज है। आपका आपका जो बर्डन है उसको बहुत कम करती है। हम्म। ठीक है। ऑब्वियसली आपने काउंटर चेक करना होता है, क्योंकि जो कुछ फैक्ट्स हैं स्पेसिफिकली जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है, हम्म। क्योंकि जिसके बारे में डेटा ऑनलाइन ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा उसके बारे में वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बिल्कुल। आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जैसे जेंडर स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, या यूएस हिस्ट्री है, आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा उससे। ठीक है, जब हमारी हिस्ट्री की बात आएगी, कुछ स्पेसिफिक बातें आएंगी स्पेशली, तो या कुछ और डेटा जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, तो उसके पास प्रोसेस, ऑब्वियसली उसके पास डेटा कम होता है, तो वो कम सही। प्रोसेस करती है ना। उसको काउंटर चेक जरूर करें, वेरीफाई जरूर करें, 100% उस पर रिलाई ना करें। लेकिन इसका बहुत फायदा है। मतलब हमने अभी देखा है कि चैट बिल्कुल। जीपीटी के बगैर तैयारी करना मेरे ख्याल से अभी बेवकूफी है, बिल्कुल। बिल्कुल। किसी भी एग्जैक्टली। एआई सॉफ्टवेयर के बगैर, जो भी एग्जैक्टली। आपको सूटेबल लगता हाँ, आप इसको टूल की तरह इस्तेमाल करें ना। अब एआई का यूज़ करके आप है। यस, पैराग्राफ यस, चेक करवा सकते हैं। आज की डेट में तो ऐसा भी है, आप हैंड रिटन यस। पैराग्राफ उसे दें और उसे कहें कि इसी मेरे लिखे हुए पैराग्राफ पे आप टीचर की तरह चेक मार्क्स लगा के वही मुझे रिटर्न करें, वो करके देगा इमेज जनरेट वैसी वाली। लोग तो वो गिबली इमेजेस बना रहे हैं, लेकिन मैं तो ये स्टूडेंट्स को मुझे ये नहीं भी पता सिखा रहा ये। होता हूँ कि आप मुझसे पैराग्राफ चेक ना कराएं, एआई से कराएं, वो आप ही की राइटिंग को चेक करके देगा, और क्या चाहिए। बहरहाल। अच्छा। ये आपने नॉलेज में इजाफा किया, ये मुझे नहीं पता था, ये तो अच्छी हाँ चीज है। बिल्कुल, आप ये करके देखिएगा कभी, इस पूरी आउटलाइन दे दें उसे। आउटलाइन दे मैं दें, करूंगा। आउटलाइन की तस्वीरें दें, आप कहें कि यही आउटलाइन मेरे हैंड रिटन फॉर्म में लिखी हुई हो, लेकिन इस पे आप टीचर की तरह चेक कर लगा दें, आप फीडबैक लगा दें, वो लगा देगा। अच्छा। ओके। अच्छा, आखिरी आखिरी दो चार ओके, सवाल ये करते मेरे हैं, नॉलेज फिर हम ये मेरे नॉलेज में नहीं था ये, हाँ, फिर थैंक यू। हम कंक्लूजन की तरफ जा जी रहे जी। हैं।
सीएसएस की जो आपकी चलिए, ठीक। तैयारी रही है उसमें एक लॉन्ग पीरियड के लिए आपने ना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, मोटिवेटेड रहना पड़ता है। इसमें मैं आप चाहूँगा कि दो आप जवाब दें। एक तो फॉर हाउ लॉन्ग आप बस सीएसएस की तैयारी किए जाएं, इन केस अगर नहीं भी होता, 2 साल 3 साल तो इसको दें, या 4 साल दें, या 5 6 7 साल दें, कितने सालों तक तैयारी एट मैक्स आपने करनी है, इन केस नहीं भी होता तो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरा, तैयारी के दौरान कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, आप कैसे रहते थे? देखिए, मोटिवेशन तो वही बात है, सब्जेक्टिव मैटर है काफ़ी। मेरी हम्म। मोटिवेशन और होगी, आपकी और होगी, सही। थर्ड पर्सन की और होगी। जो आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहना कितना टाइम, ऑब्वियसली बंदा, डिसअपॉइंटमेंट्स काफ़ी आती हैं, बंदा समटाइम्स बहुत बुरा फील कर रहा होता है, पेपर भी दे रहा है, दाएं बाएं देख भी रहा है, लोग बातें भी सुनाते हैं। हम्म। जब आपकी डिग्री खत्म होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। सही। इमीडिएटली लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं डिग्री खत्म हो गई है, फॉरेन जाए, कोई इसको जॉब बहुत अच्छी मिल जाए और सब कुछ जॉब के साथ अटैच हो, सब कुछ इतना इजी ऑब्वियसली नहीं होता। सही। कॉर्पोरेट सेक्टर में होता होगा, साइंस में होता होगा, हमारी जो आर्ट्स हैं, डिग्रीज हैं या ह्यूमैनिटीज हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर स्पेशली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, इसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हमेशा होता है। मेरा सीएसएस हो गया, मैंने ले लिया जो लेना था सीएसएस से, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे व्यूज ये हैं कि बस पागल हो जाओ, बड़ी मोटिवेशन में बड़ी अच्छी स्पीच दूं कि हम्म। आप कर सकते हो। कोई भी फेल हो सकता है, मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी फेल हो सकते हैं। अल्लाह ना करे मैं दोबारा दूं, मैं भी फेल हो सकता हूँ। अपना प्लान बी जरूर रखें, प्लान बी जरूर रखें। आपको पता हो अल्लाह ना करे सीएसएस नहीं होता तो ये मेरे पास होगा, ठीक है। और प्लान बी भी बुरे नहीं होते, वो समटाइम्स आपको सीएसएस से भी बहुत ऊपर लेके जाते हैं, एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द केसेस में लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से बंदा हार्ड वर्किंग हो तो उसकी स्पेस जो होती है वो हमेशा खाली होती है, हर जगह पे खाली होती है। ये जरूरी नहीं है काम वाला बंदा हो। अगर आप अपने आप को डॉज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं तैयारी भी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अपने दिल को खुश करने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, आपको अंदर से पता होता है आप तैयारी नहीं कर रहे उस तरह जिस तरह करनी चाहिए। आपको नजर तो आ रहा है ना मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप से बंदा झूठ ना बोले। सीएसएस आपको कुछ ना कुछ दे देता है, हम्म। इसकी पढ़ाई आपको कुछ ना कुछ दे देती है। सीएसएस नहीं हुआ, पीएमएस हो गया, कुछ और अच्छी जॉब मिल गई, सीएसएस की पढ़ाई जाया नहीं होती अगर आप खुद को ऑब्वियसली चीट नहीं कर रहे। तो मेरा तो ये ख्याल है। तो मोटिवेशन बिल्कुल। तो ऑब्वियसली अंदर से आती है अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। वरना हमारे आसपास तो बड़ी एग्जाम्पल्स हैं जो नहीं एग्जैक्टली। मोटिवेटेड, और जाहिर ऑब्वियसली आउटकम भी नहीं निकलता उनके पास। अच्छा, आसिफ, इंटरव्यू में आपका 160 स्कोर है, तो इंटरव्यू से रिलेटेड स्टूडेंट्स को कोई टिप्स देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से आप? आ, मैं अभी भी सोचता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी मेरी अच्छी नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा। मैंने बड़ा लिमिटेड एक्सपोज किया अपने आप को इंटरव्यू के टाइम पे अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करें, ज्यादा लोगों को जाकर डील करें, बार बार इंटरव्यूज दें। ऑब्वियसली आपका वो फोबिया भी खत्म होता है नए लोगों को फेस करने वाला। आपकी फ्लुएंसी भी ज्यादा अच्छी होगी, आपको सेम जो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, सबको पता होता है कि एरियाज यही हैं, इन्हीं में से पूछा जाएगा, उनको डिफरेंट तरीके से डील करना भी आएगा। तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू के टाइम पे जितना भी एक्सपोज किया जाए उतना बेहतर है। मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। अभी भी मैं सही। ये कह रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू था उस टाइम भी ये कह रहा था, उससे एक महीना पहले भी ये कह रहा था। और वो यही प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ज्यादा एक्सपोज नहीं किया अपने आप को इंटरव्यू के टाइम पे, जो कि मुझे करना चाहिए था। ठीक। मैंने इंटरव्यू के टाइम पे एक और बात, मैंने अपने आप को रूम बाउंड कर लिया। मुझे लगा कि सीएसएस पास हो गया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सर पे सवाल करके मैंने रूम बाउंड कर लिया, बाकी काम छोड़ दिया। नॉर्मल हम्म। लाइफ को साथ साथ कंटिन्यू जरूर करें, उससे नुकसान होता है। नॉर्मल बिल्कुल। लाइफ में आपका दिमाग, मतलब आपकी जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत अच्छी जा रही होती है। बेहतरीन। आप इमीडिएटली कोई रेडिकल स्टेप लेते हैं तो आपके वो थॉट प्रोसेस पे भी उसका असर होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इंटरव्यू की अगर एक न्यू पर्सन के लिए मैं कुछ बात करूं तो ये देखें, इंटरव्यू जो है वो प्रॉबेबली आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू रिटर्न। रिटर्न में कई बातें इग्नोर हो जानी है, उसने देखी नहीं जाएंगी, आपके पास बड़ा मार्जिन है। उसने ये पूछा है, आप ये बात बता दें, उसको घुमा फिरा दें। इंटरव्यू में तो सामने बैठे होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और वो आपको जज करने के लिए बंदे भी तीन चार हैं। तो कोशिश करें टू द पॉइंट, रैशनल। जो नहीं आता बिल्कुल फैटी रिफ्यूज करें। डॉजर को कोई भी पसंद नहीं करता वहां पे, उनको ये अच्छा लगता है कि अच्छा ये बंदा है, एटलीस्ट एक्नॉलेज कर रहा है कि इसमें ये फॉल्ट है। इस तरह की बातें इंटरव्यू में पसंद की जाती हैं। एक जो होलिस्टिक आपका व्यू होता है पाकिस्तान के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, ऑब्वियसली वो बड़ा मैटर करता है। वो तो एक सीएसएस एस्पिरेंट के लिए वैसे ही जरूरी है, वो तो सबके लिए जरूरी है ना। तो सही। बाकी ऑब्वियसली यानी प्रैक्टिस ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा हो यानी जाएगा। इंटरव्यू में जो आप समझते हैं कि आप आइसोलेशन में चले गए थे, उससे बेहतर ये कि एक्सपोज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, और इंटरव्यूज ज़्यादा से ज़्यादा दें, मॉक्स बिल्कुल, दें, और वो चीज़ ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। आइसोलेशन में सिर्फ डेटा गैदर करने से बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा। यस, यस। अच्छा। न्यू जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं अभी,
2026-27 की तैयारी करने लगे हैं, और हो सकता है आपका ये पॉडकास्ट सुन के ही वो तैयारी स्टार्ट करें, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, कुछ एडवाइस आपकी तरफ से, बिल्कुल जो बिगनर लेवल पे हैं? अनफॉर्चुनेटली बड़े लोग ऐसे हैं जो सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो छोड़ देते हैं, पेपर ही नहीं देते। मेरे आसपास भी लोग थे ऐसे। फोबिया बहुत ज्यादा है, सीएसएस का फोबिया सीएसएस से बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि मेरा हो गया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सीएसएस का फोबिया हमेशा सीएसएस से ज्यादा रहा है। लोगों को लगता है कि लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, लोग अकेडमीज में जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो दुनिया भरी हुई है, सारे हम्म। पेपर दे रहे हैं, हम्म। लोग मेरे से अच्छा बोल रहे हैं, लोग मेरे से ज्यादा किताबें पढ़ के आए हैं, लोगों की क्वालिफिकेशन मेरे से ज्यादा है। पहले ही मेरी रिक्वेस्ट, कोई भी सुनना चाहता है तो ये है कि फोबिया किसी भी तरह का माइंड में ना रखें। बंदे ने मैंने एग्जाम देने हैं, मुझे अपने प्रॉब्लम पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक मेरा पता है मुझे क्या होना चाहिए। बेसिक मेरा ये है कि वो मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि मैंने ऐसे पास करना है, मेरी अच्छी इंग्लिश हो, बहुत बुरी ना हो, जो बात पूछी जाए वो उन्होंने बतानी है। मुझे पता है कि बाकी 11 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने पास करना है। पास करने के बाद ये 4-5 सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे स्कोर दे सकती हैं, मुझे मेरी मर्जी का ग्रुप मिल जाएगा। ये सिंपल बेसिक फिलोसफी सबको पता है। सबसे बड़ी गाइडेंस क्या आ रही है, आपको मेंटर्स अच्छे मिल जाएं, वेल एंड गुड, आपके पास ये बड़े अच्छे फॉरम्स हैं। आपकी वीडियोस मैंने पहले भी देखी हुई हैं, तैयारी के दौरान भी देखी हुई हैं। देखिए, कोई ना कोई बंदा बात बता रहा है, उसके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। ठीक है, आपको ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आपको कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई जो क्वालिफायर है वो आपको मिलता है कहीं ना कहीं से। आजकल कोई मुश्किल नहीं है एक्सेस करना, सोशल मीडिया भी है, आपके प्लेटफॉर्म्स भी हैं, गाइडेंस आपको मिल जाती है। ये आप एक्सक्यूज नहीं रात से गाइडेंस नहीं मिलती आपको। पास पेपर्स, कोई बंदा जो आपको गाइड कर सके, और आपका सिलेबस, इससे बड़ी कोई गाइडेंस नहीं है। बेसिक्स पे फोकस करें और स्टार्ट करें, कोशिश करें किसी ऐसी चीज से जो ज्यादा डुएबल हो। इंग्लिश इज अ कांस्टेंट, इंग्लिश को साथ से लेकर चलें थ्रू आउट द जर्नी। स्टार्ट करें किसी इजी सब्जेक्ट से, आपको जनरल साइंस से बिल्कुल इजी लगता है, आप साइंस का बैकग्राउंड है वो कर लें। आपको कम से कम मोटिवेशन मिले कि मैंने कुछ कर लिया, मैंने कुछ खत्म कर लिया। शुरू शुरू में आप बड़े बड़े वो हाथी पकड़ना शुरू कर देंगे तो आप डिमोरलाइज भी हो जाएंगे, आप भाग भी जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात, अपने आप को कोई चीट ना करे। अल्टीमेटली मैंने भी किया काफी अर्से तक, हम सीएस की तैयारी कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन, फॉर द सेक ऑफ, हम सक्सेस नहीं कर रहे होते। हम्म। तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही बस है, ये भी तैयारी हो पढ़ रही लिया है। मैंने, ये भी पढ़ लिया। ये देख रहे हैं कि वो पढ़ाई मैटर कितनी करती है पेपर के लिए जो हम पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में 4-6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो न्यूज़पेपर से पेपर सारा थोड़ी आना है। तो एग्जैक्टली। कोशिश करें स्मार्टली चलें, टू द पॉइंट चलें, पहले ये चीजें कवर करें बेसिक्स, उसके बाद जितनी मर्जी पढ़ाई करें, जो मर्जी किताबें पढ़ लें। आप आपकी इस फोबिया वाली बात से ना मुझे अब एक स्टूडेंट की बात याद आई। बड़ा कॉम्पिटेंट स्टूडेंट था मेरा, रिसेंटली वो सीएसएस में अपीयर होने वाला था, जी और 2-3 सालों से तैयारी कर रहा है। एग्जाम से कुछ 2-4 दिन पहले एसेज कुछ लेकर आया मेरे पास। मैंने कहा कि ये वक्त नहीं है चेक करवाने का, फिर भी आप लेकर आए तो मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने ऊपर ऊपर से मार्क किया, नहीं सर डिटेल में चेक करें। अब वो वक्त ऐसा होता है कि अगर आप टीचर से डिटेल में चेक करवा लें तो फिर मैंने करके दिए। मैंने कहा ये एरियाज हैं, इसको इस ऐसे में आपने अटैम्प्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में भी यही आएगा। तो एग्ज़ाम उसका स्टार्ट हो गया। एग्ज़ाम के दौरान तो स्टूडेंट से पूछा ना जाए तो बेहतर है। एग्ज़ाम जब ख़त्म हुए, फिर मैंने उससे पूछा कि खान क्या है, कैसा हुआ पेपर? बोल रहे सर मैंने पेपर्स ही नहीं दिए। क्यों? वो आपने गलतियां जो निकाली थी उसके बाद मुझे ओ लगा कि मैं रेडी नहीं हूँ। मैंने कहा 2 साल से तुम पढ़ रहे हो, तुम बिल्कुल रेडी हो, यस, इतने मॉक्स दे चुके हो, तो ये नहीं, अभी मैं दोबारा से स्क्रैच से तैयारी करूंगा, और जो जो चीज़ें मुझे अभी लगता है कि रहती हैं, ये वाली साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होती। तो वो फोबिया बिल्कुल स्टूडेंट्स को यस, देना ऑब्वियसली ये चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अटेम्प्ट दें। एग्जाम में बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं पता कि बिल्कुल वो ठीक टॉपिक आ जाए जो आपको ऑलरेडी आता है। अच्छा आसिफ, आपको लगता है, है मैं एग्री कोई करता हूँ। ऐसा सवाल, कोई एक ऐसा सवाल जो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, शायद मैंने नहीं पूछा, और वो आप क्या समझते हैं, कुछ ऐसा सवाल कोई इस पूरी डिस्कशन में होना चाहिए था आपके मैं नज़दीक? पॉसिबली मैं भी उन्हीं क्वेश्चंस की बेस पे देखूंगा कि जो मेरे से ऑनलाइन ज्यादा पूछे रहते हैं, दाएं बाएं लोग पूछ रहे होते हैं। हाँ। तो आजकल क्योंकि हम ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं तो नहीं होता। एक तो लोग ये पूछते हैं कि नोट्स बनाने के बगैर तैयारी होती है कि नहीं होती। हम्म। ठीक है, तो सेकेंडली लोग ये पूछते हैं जी मेरा बैकग्राउंड बड़ा गंदा, एक पुराना कोई बैकवर्ड एरिया है, मैं वहां पे रहता हूँ, तो हम्म। मैं लाहौर भी नहीं आ सकता या आ सकती, मैं इस्लामाबाद में नहीं आ सकता और आ सकती, मैं तैयारी करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है, पहली बात तो यह है कि डिग्री शिग्री मेरा ओपिनियन ये है। सीएसएस की तैयारी आपने कुछ लोग, आप ऑब्वियसली दे आर एट द वेंटेज पॉइंट, वो स्टार्ट करते हैं, उनकी बेसिक कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, उनकी बेसिक राइटिंग स्किल्स आपसे बहुत बेहतर होगी, उनकी जनरल रीडिंग आपसे बहुत बेहतर होगी, उनके पास वेंटेज पॉइंट है। लेकिन उसको आप टैकल कर सकते हो बाय विच ऑफ योर हार्ड वर्क। कोई बंदा भी मेहनत करता है, टू द पॉइंट डायरेक्शन में करता है, वो कर सकता है। मैटर नहीं करता कितने मर्जी हम्बल बैकग्राउंड से, मैंने बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोग देखे हैं, मतलब अपने बैच में आके मैंने और एक्सप्लोर किया है। लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे और लोगों के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे जारी करने के।
सेकंड जो बंदा बाहर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो लाहौर नहीं आ रहा जी, कराची नहीं आ रहा, या कराची तो कम है एज कम्पेयर टू दीज एरियाज, इस्लामाबाद नहीं जा रहा, वो तैयारी कैसे करता है? वो देखें, अभी ऑनलाइन क्लासेस का दौर आ गया है। ठीक है, आपने अकेडमी भी ज्वाइन करनी है, आपने किसी को ज्वाइन भी करना है, जो आपका एक्सक्यूज है जी मैं दूर से ये नहीं कर सकता, वो डिस्टेंस खत्म हो गया। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। हमारे बैच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने गांव से बाहर नहीं निकले। हेल्दी रखें अपनी गैदरिंग को, पॉजिटिव लोग आपके आसपास हो, कोशिश करें तैयारी के दौरान, कोशिश करें एक दो एस्पिरेंट से राब्ते में रहें। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करें, बातें करें। जाहिर है वो कुछ आइडिया आपको देते हैं, आप कुछ आइडिया उनको देते हैं, तो ना आपका वो मोरल अप रहता है, आपको लगता है कि अच्छे मिल के तैयारी कर रहे हैं। बंदा एक ऑब्वियसली एक टाइम के बाद उसकी एनर्जी जो होती है वो डाउन हो जाती है काफी। दूर रह के तैयारी बहुत पॉसिबल है, इट इज स्ट्रिक्टली विद इन द रियलम ऑफ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी तैयारी आपने करनी है, किसी ने नहीं करनी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपके टाइम का, एंड आई एम होपफुल कि आपकी इस पूरी डिस्कशन से जो आपने चीज़ें बताई हैं स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे, इंस्पायर होंगे। और इंशाल्लाह जो डेटा आपसे मिलेगा हम फोल्डर में डाल के उनके साथ शेयर भी कर देंगे। एंड और फ्यूचर में कभी मौका मिलता थैंक यू सो है तो मच, हम लाइव भी थैंक यू सो आके मच कभी आसिफ। डिस्कशन करेंगे फिजिकली, जो सवाल फॉलो अप पे आते हैं। बाकी आपके लिए इंशाल्लाह। बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप जो सर्विस लोगों के थैंक लिए जिसके लिए चुने गए हैं उसको ईमानदारी से सर्व कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।